गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए पार्ट थर्ड का आर्थिक भूगोल का आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपने आर्थिक क्रियाकलाप का अभिप्राय, मानवों और वातावरण के बीच में संबंध या संसाधनों का प्राकृतिक उपयोग, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज अगला लेक्चर आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों की भिन्नता इस तथ्य की द्योतक है कि भिन्न भिन्न भाग में संचालित गतिविधियों पर भिन्न भिन्न तथ्यों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। आर्थिक क्रियाकलाप या विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाकलाप। इस पर विभिन्न प्रकार के कारक या प्रभाव करने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला जो कारक है उसको प्राकृतिक कारक के रूप में अपन अध्ययन करेंगे, दूसरा सामाजिक कारक के रूप में, तीसरा सांस्कृतिक कारक के रूप में, चौथा आर्थिक कारक के रूप में, पांचवा राजनीतिक कारक के रूप में, छठा ऐतिहासिक कारक के रूप में और सातवां तकनीकी कारक के रूप में। एक एक करके अपन यूट्यूब लेक्चर में इसका अध्ययन करते रहेंगे। आज अपन प्राकृतिक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कारक है शाब्दिक अर्थ है जो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक तत्वों से जुड़ा हुआ है या लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। या प्राकृतिक कारकों में अपन नंबर 1 स्थलाकृति को अध्ययन में शामिल करते हैं, दूसरा मृदा सॉइल को करते हैं, तीसरा भूगर्भ संरचना को शामिल करते हैं, तीसरा वनस्पति, जलराशियाँ, जीव जंतु और जलवायु। ये सारे प्राकृतिक कारक है जो आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। जैसे किस प्रकार से प्रभावित करता है, वो नंबर 1 स्थलाकृति। नदी घाटियाँ कृषि कार्य से संबंधित होती है। मानव विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य या आदिम प्रकार की कृषि से वर्तमान आधुनिक प्रकार की कृषि नदी घाटियों जहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो नदी घाटियों या जहाँ जहाँ रिवर्स हैं वहाँ वहाँ आपको पता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं निवास करती है। हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता है। ये विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं थी प्राचीन काल में, वो नदी घाटियों के किनारे के आसपास ही कृषि कार्य में संलग्न थी, क्योंकि वहाँ उनको जो मिट्टी उपलब्ध मिल जाती थी, वर्षा का पानी उनको उपलब्ध हो जाता था। इसके कारण हमारे करके वो अपना जीवन यापन संपन्न करते थे। पठारी क्षेत्रों में जैसे आपको खनिज वाले क्षेत्र मिल जाएंगे, वहाँ मानव रहने के लिए खनन करेगा, उद्योग लगाएगा, परिवहन जैसे कार्यकलाप संपन्न करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि खनन बहुल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। वो पठारी क्षेत्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक धनी खनन या माइनिंग की दृष्टि से, खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी माना जाता है। वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा निवास करती है। विभिन्न प्रकार के वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न वर्तमान में भी हो रहे हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसी प्रकार स्थलाकृति में कोस्टल एरिया या तटवर्ती क्षेत्र जहाँ सागरीय भोज्य पदार्थ प्राप्त हो सकता है, मत्स्य काट किया जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है, कीमती खनिज ऊर्जा के संसाधन के साथ साथ समुद्री व्यापारिक गतिविधियाँ भी तटवर्ती क्षेत्रों में या कोस्टल एरिया में अपन देख सकते हैं। भारत का जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में समुद्री क्षेत्र अरब सागर से सीमा लगती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सीमा लगती है हिंद महासागर से। तो वहाँ समुद्री क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण, संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, ऊर्जा के संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। आजकल आपको पता है विश्व का सबसे सस्ता सामुद्रिक परिवहन कोई है तो वो समुद्र के रास्ते से परिवहन किया जाता है। इसलिए तटवर्ती क्षेत्र भी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। वहाँ अपन भोज्य सामग्री जैसे मत्स्य या मछली पालन, मत्स्य काट भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों का भी निर्माण कर सकते हैं। कीमती खनिज जैसे वहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊर्जा के संसाधन वहाँ जैसे माना कि सामुद्रिक ऊर्जा, ज्वार भाटे से निर्मित ऊर्जा आदि अपन प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में भी। तो सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियाँ भी तटवर्ती क्षेत्र में या स्थलाकृतियों के रूप में अपन स्पष्ट दिखाई देती है। यह प्राकृतिक कारक का स्थलाकृति है। दूसरा मृदा सॉइल, मृदा के कणों की संरचना, मृदा की रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना, मृदा की पीएच वैल्यू, मृदा की आर्द्रता क्षमता, विद्यमान जीवांश की मात्रा, जीवांश के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आदि मृदा के प्रमुख घटक माने गए हैं। मृदा के जो कण हैं वो छोटे से बारीक से लेकर क्ले से लेकर बड़े कणों तक, रेत या सैंडी सॉइल तक भी पाए जाते हैं। मृदा का भौतिक और रासायनिक संगठन, मृदा के जो पीएच वैल्यू है, मृदा किस प्रकार की अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है या न्यूट्रल है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। मृदा की आर्द्रता क्षमता है, वो जल धारण वाटर के
होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी मृदा की आर्द्रता क्षमता कितनी है, वो भी मृदा पर विशेष प्रभाव डालती हैं। फिर मृदा में जीवाश्म जीव जंतु वनस्पति के अंश कितने हैं, या फिर जीवाश्म के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण करना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ये भी एक प्रकार का घटक माना गया है। तो अपन कह सकते हैं मृदा भी किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक माना गया है। मृदा के द्वारा ही कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। अगर मृदा की जो फर्टिलिटी या उत्पादक क्षमता अधिकतम है, उर्वर क्षमता अधिकतम है, तो वहाँ कृषि कार्य भी अधिक तेज गति से होगा, फसलों का उत्पादन भी तीव्र गति से होगा। तो वहाँ इस प्रकार की घटना मृदा के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रभाव इसमें कृषि कार्य का है, जैसे खाद्यान्न उपज है, मुद्रादायनी फसलें हैं, पशुचारण के लिए चारा है, विभिन्न प्रकार की जो घासें हैं वो भी प्रत्यक्ष प्रभाव मृदा डालती है। डायरेक्ट प्रभाव में कृषि कार्य का सीधा संबंध खाद्यान्न उपज से है। विभिन्न प्रकार की जो मुद्रादायनी फसलें हैं उसका उत्पादन भी मृदा की उपजाऊ क्षमता पर निर्भर करता है। उसके साथ साथ में पशुचारण के लिए भी चारा उपलब्ध हो जाता है। आपको पता है भारत में एक विशेष प्रकार की कृषि प्रसिद्ध है जिसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसमें पशुपालन के साथ साथ में कृषि की जाती है। तो मृदा अगर उपजाऊ होगी तो वह कृषि कार्य भी किया जाएगा, कृषि कार्य के साथ साथ वह पशुपालन भी किया जाएगा, तो पशुचारण के लिए वह चारा उपलब्ध हो जाएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की उपजे या खाद्यान्न उपजे या मुद्रादायनी फसल उत्पादन के लिए मृदा की उत्पादक क्षमता या उर्वर क्षमता अच्छी होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। परोक्ष प्रभाव, कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग तथा वन से संबंधित उद्योग लगाना। अपन कह सकते हैं कि भारत का लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्र या लोग कृषि में संलग्न हैं। तो कृषि से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाना, या वन से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उप उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनसे उद्योग लगाना, जैसे गोंद उद्योग। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि परोक्ष प्रभाव भी मृदा का आर्थिक क्रियाकलाप पर पड़ता है। जो कृषि से उत्पादन होने वाले विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री है उसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जा सकते हैं। वनस्पति, वनस्पति भी कृषि से संबंधित हैं। नंबर 1, प्राकृतिक वनस्पति जैसे कागज या लकड़ी उद्योग या फर्नीचर उद्योग में वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। अपन मानते हैं कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अपन भूमध्य के क्षेत्र से पोल्स की तरफ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के वनस्पति प्रदेश आपको दिखाई देंगे। सदाबहार वनस्पति, कोनदारी वनस्पति, टेगा वनस्पति, बोरेल वनस्पति आदि इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो कृषि से भी संबंधित है या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं उससे भी संबंधित है, जैसे कागज और लुगदी उद्योग, इसी प्रकार से फर्नीचर उद्योग, लकड़ी उद्योग आदि वनस्पति से ही प्राप्त की जाती है। जल राशियाँ, धरातलीय जल राशियाँ जैसे नदी है, झील है, मानव निर्मित नहरें आदि ये धरातल पर सरफेस पर विभिन्न प्रकार की जल राशियाँ आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती हैं। भूमिगत जल राशियाँ जैसे नलकूप व ट्यूबवेल, हैंडपंप व सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। सागरीय जल राशियाँ ज्वार भाटे से ऊर्जा का उत्पादन करना। तो अपन कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की वाटर बॉडीज या जल राशियाँ भी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। नदी के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतों का निर्माण होता है, तो नदी के आसपास उपजाऊ मिट्टी का भी आपको उत्पादन दिखाई दे देगा। मानव निर्मित नहर के द्वारा भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जैसे कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। भूमिगत जल राशि के द्वारा नलकूप व ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की सुविधा व पेयजल की सुविधा मानव को प्राप्त होती जा रही है। हैंडपंप के द्वारा सुदूर क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता करवाई जा रही है। साथ साथ में नलकूप और ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सागरीय जल राशियाँ में ज्वार भाटे के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। जीव जंतु, स्थलीय जीव जंतु जैसे मवेशी ये कृषि से संबंधित है। डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग आदि से मवेशियों से प्राप्त किया जाता है। अन्य जीव जैसे हाथी, घोड़ा, खच्चर आदि का परिवहन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है या कृषि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जलीय जीव जंतु जैसे पोड, हरिंग, कॉट लिवर आदि मछलियों से ऑयल प्राप्त किया जाता है। तो मछलियों का आहार बनाना या मोती उत्पादन या परवाल की भित्ति का निर्माण करना भी जलीय जीव जंतु का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है आर्थिक क्रियाकलाप में। जलवायु जैसे ताप से वनस्पति और सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। वर्षा से कृषि कार्य, वन विवर्धन के लिए वनस्पति। टेगा 67.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ गोलार्ध में कोणदानी वन। भूमध्य के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन काष्ठ कठोर होने के कारण व्यापारिक लाभ बहुत ही कम है।
पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। राजस्थान में इसकी सर्वाधिक संभावना वाला आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल किया जा सकता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक कारक है, उसमें प्राकृतिक कारकों में अपने स्थलाकृति, मृदा, भूगर्भ संरचना, वनस्पति, जलराशियाँ, जीव जंतु और जलवायु का अध्ययन किया था। भूगर्भ संरचना में भी महत्वपूर्ण भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाले खनिज संसाधन, उनका मानव दोहन करके आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करता है, उद्योगों का निर्माण करता है। ये खनिज संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण करता है। थैंक्स।